कि जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं हो सकता तब तक कोई बातचीत हमारे पड़ोसी से नहीं होगी। उनके बयान से मुझे ये लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की ईमा पे ही ऐसे बात कर रहे हैं और पड़ोसी से इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। एनसी और पीडीपी या किसी और की गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारा भारत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई है। इसमें उनके कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत का खुलासा हुआ है। उन पर राज्य में एक सरपंच की हत्या पर पाकिस्तान से इंटरनेशनल जांच यानी अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करने की बात को लेकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार भारतीय संविधान के खिलाफ जाकर बयानबाजी करते रहे। शिकायत में उनकी दो बातों का खासतौर से जिक्र किया गया है। जो उन्होंने पाकिस्तान से इंटरनेशनल इंक्वायरी की बात की गई है उस पर एक तरह से का जिक्र किया गया, और इसके अलावा जो बात इससे पहले पाकिस्तान को लेकर बातचीत को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने की गई थी उसका जिक्र भी किया गया है। और यह पहली बार नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस तरह की बयानबाजी इससे पहले भी करते रहे हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुर्खियों में बने रहे हैं। लेकिन क्या अब लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ेंगी या इस शिकायत के बाद क्या कुछ होगा? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। कि जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं हो सकता तब तक कोई बातचीत हमारे पड़ोसी से नहीं होगी। उनके बयान से मुझे ये लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की ईमा पे ही ऐसे बात कर रहे हैं और पड़ोसी से इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। एनसी और पीडीपी या किसी और की गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारा भारत है। तो क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ेंगी? चुनाव आयोग तक यह पूरा मामला गया है, उनकी शिकायत भी की गई और एक शिकायत नहीं, हम आपको बता दें कि खबर यह भी आई है कि एक से ज्यादा शिकायतें एक तरह से फारूक अब्दुल्ला की बयानबाजी को लेकर की गई है। पाकिस्तान का जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं उसे लेकर और जो तरफदारी पाकिस्तान की करते हैं उसे लेकर एक से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की इतनी वकालत क्यों करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, या ठीक चुनाव के वक्त लोगों को वर्गलाने के लिए और लोगों के माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, जहनों को एक तरह से तब्दील करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। जो टाइमिंग है, चुनाव का जो वक्त है, उस वक्त यह बयानबाजी हो रही है, इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 जेकेएलएच तेजेंद्र सिंह सोढ़ी साहब भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ खुद शिकायतकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट शिराज जमान लोन, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, शिकायत की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम इसकी वजह समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अल्ताफ ठाकुर जी और तेजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं अल्ताफ ठाकुर जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक नहीं दो शिकायतें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर दर्ज कराई गई हैं। किस तरह से देखा जाए, उनकी कौन सी ऐसी बात है जिस पर एतराज है? क्योंकि एक शिकायत तो शिराज जमान लोन, जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, उनकी तरफ से दर्ज कराई गई, और एक कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है। अल्ताफ साहब। देखिए हुरैरा साहब, फारूक साहब अब बुजुर्गी में
पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन बन गए हैं बुजुर्गी के आलम में। देखिए, फारूक साहब खाली पाकिस्तान के साथ वकालत की बात नहीं करी। जो फारूक साहब ने कल अल्फाज कहे हैं जी। उसने देश की सालवियत पे उंगली उठाई है, देश की एकता और देश की एकता। और जम्मू कश्मीर जो भारत का अटूट अंग है, अभिन्न अंग है, और जो कुछ फर्क रह गई थी 5 अगस्त 2019 को हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना था उसको कंप्लीट किया। लेकिन बदकिस्मती से फारूक साहब शायद अभी उसी मेंटलिटी में रह रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर को एक मुतनाज़ा हिस्सा मानते हुए आज कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो जम्मू कश्मीर है। देखिए, भारत की फौज पे, जम्मू कश्मीर पुलिस पे उंगली उठाना ये किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वही फौज है, ये वही पुलिस है जिन्होंने आतंक और आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर में कर दिया। आज अगर आप देख रहे हैं 40% वोट श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और 60% जो 1967 के बाद हाईएस्ट रिकॉर्ड है कश्मीर में। ये पोलिंग रेशो या ये टर्नओवर होना, ये सारा श्रेय अगर जाता है ये जम्मू कश्मीर पुलिस और उसी फौज को जाता है जिसने आतंकवाद का सफाया किया, जिसने आतंकवाद को यहां खत्म कर दिया। लेकिन फारूक साहब के आंखों पे ऐसी पट्टी बंदी और पाकिस्तान का प्रेम इस तरह फारूक साहब के दिल से छलक रहा है कि उसको वोट बैंक के लिए पाकिस्तान से ज्यादा और कोई याद नहीं आ रहा है। एक सवाल ये। दूसरा सवाल है, फारूक साहब एक ड्यूअल कैरेक्टर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ लेते हुए सिटिल वो एक एमपी है, अभी वो एक पार्लियामेंटर है, लेकिन वकालत किसकी कर रहे हैं? पाकिस्तान की और पाकिस्तान की दहशतगर्दों की। एक पार्टी का वर्कर मारा गया, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर मारा गया। दुख है, हमें तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आज अगर कंप्लेंट की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, वो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के लिए, देश के झंडे लीग के लिए, देश की एकता और देश की अखंडता के लिए किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम है वो देश है, वो देश के वतन है। और देश की के साथ गद्दारी करने वालों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी हाल में बख्शा नहीं। महज वोट बैंक की सियासत, और जब 24 घंटे 48 घंटे पोलिंग को हुए हैं, लेकिन बार-बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार-बार ये कहते हैं कि बगैर बातचीत के तो मसला हल नहीं होगा। हमेशा वो बातचीत की बात करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। कुरेरा साहब, वो टाइम चला गया। किसके साथ बात करें? जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास लोगों को देने के लिए सब्जी नहीं है, उनके साथ हम बात करें। और इस टाइम में जब हमने दहशतगर्दी का लगभग खात्मा कर दिया, अब एक दुका वाका कभी कभी होना इसका मतलब नहीं है कि यहां टेररिज्म फिर रिव्यू हो गया। नहीं देंगे इजाजत। हमने टेररिज्म को खत्म कर दिया है और आखिरी कील बहुत जल्द हम ठोकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत करना सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, मैं अल्ताफ ठाकुर की दोबारा से आता हूं। मेरे साथ शिराज जमान लोन, जो खुद सोशल एक्टिविस्ट भी और शिकायतकर्ता भी हैं, उन्होंने ये आवाज उठाई है, वो हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, लाइव में हैं। शिराज जमान लोन, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की किस बात को लेकर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया, शिकायत की है? शिराज जी। थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक मेरी शिकायत का ताल्लुक है, जो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दर्ज की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साहब के खिलाफ जी, उसमें मैंने 2 चीजें कोट की है। नंबर 1, जो हमारा एक नौजवान सरपंच मारा गया, उसके बारे में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है 19 तारीख को कि इस पे इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो ये एक डायरेक्टली अटैक है हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे सवाल आता है ये। तो नंबर 2, जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान से बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोई ज़रूरत है। हमारे जितने भी इंटरनल मसाइल हो सकते हैं, शिकायतें हो सकती है, वो हम डायरेक्टली एड्रेस करा सकते हैं थ्रू आवर गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि आफ्टर द 2019 यहाँ पे सारा जो सेपरेटिज्म का ढांचा था वो मुनहदिम हो चुका है, बल्कि मैं कहूँगा खत्म हो चुका है। एक सेपरेटिस्ट जो आवाज है वो खत्म हो चुकी है।
वायलेंस बहुत हद तक कम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि फारूक साहब अक्रॉस द बॉर्डर आईएसआई या पाकिस्तान की ईमा पे, उनकी शय पे ही एक प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो ये एप्लीकेशन दायर की है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कि वो मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करें और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल। हमारे साथ क्योंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन कोई नहीं जुड़े हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उनसे भी हम जवाब मांगेंगे इस तरह की बयानबाजी अक्सर क्यों होती है। और अब तो इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि आप पीडीपी की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी खूब की जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सबकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जाती है। और जो बात यहाँ पर शिराज कह रहे हैं कि अब भारत इतना कमज़ोर नहीं है कि वो हर चीज़ में पाकिस्तान और इंटरनेशनल, और फिर हमारा अपना अंदरूनी इंटरनल मामला है और उससे अगर आप इंटरनेशनल इंक्वायरी की बात करें तो वाकई में ये तो तौहीन है देश की। देखिए हुरैरा, पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि जो फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट्स दी हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, शायद वो उन्हें डिफेंड ना कर पाए। तो इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन किसी ने भी अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है। कुछ स्पोक्स पर्सन ने अपना फोन अभी स्विच ऑफ कर दिया, हालांकि उन लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि वो ज्वाइन करेंगे। ये मैं क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे कि क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस डिबेट पे क्यों नहीं है, जबकि डिबेट उनके टॉप मोस्ट लीडर को लेकर हो रही है। रही बात फारूकुल्लाह की स्टेटमेंट की, देखिए हुरैरा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना भी इलेक्शन प्रोसेस हुआ उसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो चाहे पीडीपी रही हो, उनका जो टारगेट रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहा है, उनका टारगेट पाकिस्तान नहीं रहा। जिस पाकिस्तान ने पिछले 30-35 साल से आतंकवादियों को ट्रेन करके जम्मू कश्मीर में भेजा निहत्थे लोगों को मारने के लिए। जम्मू कश्मीर का गुनहगार कौन है आज की डेट में? जम्मू कश्मीर का गुनहगार हमारे साथ है। पाकिस्तान से जो गन जी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान भी जुड़ चुकी हैं। इफ्रा जान, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। जी तेजेंद्र जी कंटिन्यू कीजिए। जी सर। देखिए, मैं हुरैरा आपसे यही कह रहा था कि कश्मीरियों का गुनहगार कौन है? कश्मीरियों का गुनहगार जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली ने ये किया, दिल्ली ने वो किया, कभी किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान की तरफ उंगल उठाई, ये कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, पाकिस्तान वहां ट्रेनिंग दे रहा है आतंकवादियों को, जम्मू कश्मीर भेज रहा है? क्या कभी किसी इन पॉलिटिशियंस ने यह कहा कि पाकिस्तान पे जहां वो टेरर कैंप्स हैं उन्हें टारगेट किया जाए? जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की पाकिस्तान में घुस के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेरर ट्रेनिंग कैंप थे उन्हें डिसमेंटल किया, किसी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन ने उसकी सराहना नहीं की। लेकिन आज की डेट में क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस ऑन है, आप सेंटर को टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करना ही नहीं, कहीं पर आप देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए एक टेरर इंसिडेंट की जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिसको आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली है? आपकी अपनी सुरक्षा एजेंसीज कह रही हैं कि ये आतंकवादी हमला हुआ है, उस विक्टिम के घर वाले कह रहे हैं आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादियों ने मारा है। तो आप अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे एस्पिरेशंस, उन पे सवालिया निशान लगा रहे हैं और फिर आप हर बार वही वकालत कर रहे हैं कि आप उस देश के साथ बातचीत करें जो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा। देखिए, पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है और आज की नहीं है, ये 90s की रेजोल्यूशन है जहां पर यह कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई डिस्प्यूट है तो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, पीओके को कैसे लेना है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट हमेशा रहेगा। इस चीज का हमने जब 370 को गवर्नमेंट ने हटाया तो देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जजमेंट को, उस डिसीजन को अपहोल्ड रखा है।
तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को इररिस्पेक्टिव ये किस कलर की पार्टी हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, जरूरत यह है देश के साथ खड़ा होना और जो देश का दुश्मन है पाकिस्तान, खड़े होकर ये कहना कि ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन को सबक सिखाएं, इसको हमला करें, जो करें, लेकिन आप उसको पार्टी ना बनाएं। पाकिस्तान तो हमेशा से ये कह रहा है कि हम पार्टी हैं जम्मू कश्मीर के, तो पाकिस्तान की लैंग्वेज ना बोलें। जी बिल्कुल, क्योंकि इफ्रा जान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इफ्रा जान, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो जिस तरह की जो उनका बयान आया, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की वो वकालत कर रहे हैं। अब एक मासूम सरपंच की किलिंग होती है और उस पर कार्रवाई के लिए वो पाकिस्तान से मदद और इंटरनेशनल इंक्वायरी की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये जवाज नहीं है? क्या ये जवाज बनता है? जी जी, पहली बात तो जब बात आती है पाकिस्तान से बातचीत करने की, पाकिस्तान से बातचीत की जो गुहार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों लगाई है? क्योंकि आपको याद होगा जो वायलेंस जगमोहन के वक्त 90s में जो सबसे ऊंचाई पे वायलेंस गई थी, वो वायलेंस सबसे नीचे कब गिरी, किस वक्त सब नीचे गिर गया? जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के साथ एक प्रॉपर बातचीत की, 90% इंसिडेंट्स जो वायलेंस के थे वो एकदम कम हुए और कश्मीरियों की और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों की जानें बची। वो पहली बात थी। दूसरी बात, आपने देखा होगा 2018 और अर्ली 2019 में जो हमारा बॉर्डर है उस पे बहुत ज्यादा सरगर्मी रही और पुंछ, राजौरी जैसे एरियाज जो थे वहां से कितने सारे लोगों को निकाला गया, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जो वहां पे एलओसी पे तनाव बना रहा। उसमें जब 2019 के बाद इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई, एकदम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ठंडी हो गई और ना लोगों को, कश्मीरियों को निकालना पड़ा, ना उनको अपने घरों से बाहर जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। तो जब भी फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, वो टेररिस्ट हो जाते हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ एलओसी पे नरेंद्र मोदी जी ने भी बात की, लेकिन वो देशभक्त बन जाते हैं। हम कुछ भी करें, हम टेररिस्ट हैं, इसको आप साइड पे रख दीजिए। जहां तक आती है कि क्या, जैसे मैं सुन रही थी, आपने कभी पाकिस्तान को टेररिज्म का दोषी नहीं कहा। उमर अब्दुल्ला साहब के अगर आप बयान सुनेंगे, उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है कि जब भी बातचीत होती है उस बातचीत में ये चीज जरूरी है कि दूसरी कंट्री भी जो है ओनस उस कंट्री पे भी होता है पीस को या शांति को मेंटेन करने का। लेकिन जहां तक बातचीत की बात आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको फोर्स नहीं किया है। हम लोगों ने उनको ये नहीं कहा है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो हम आप पे अटैक करेंगे या कुछ करेंगे। हमने उनको ब्लैकमेल नहीं किया है। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं, उनके पास एक राइट है, ये राइट होने का कि हमारी कंट्री को फॉरेन अफेयर्स किस तरह से चलाने चाहिए। उन्होंने अपना तो क्या इस सरकार ने भी क्या बातचीत की कोशिश नहीं की? बातचीत की पूरी कोशिश की गई और बातचीत के बाद मिला क्या? बातचीत के बाद देखिए हमें करगिल मिला, बातचीत के बाद हमें पुलवामा मिला, बातचीत के बाद मिला क्या? देखिए, जहां तक आप कहते हैं तो इसका यही जवाब आता है कि बातचीत से काम नहीं चल रहा। और उसमें फारूक साहब बोल सकते हैं कि किस तरह से ये बातचीत का सिलसिला आगे लिया जा सकता है, लेकिन उनको आके आतंकवादी कहना नहीं। बातचीत ठीक है, लेकिन गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता रहे और हम उसके साथ बातचीत करते रहे, और फारूक साहब तो उससे भी आगे निकल गए। अब वो पाकिस्तान के जरिए से इंटरनेशनल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। आपको अपनी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो हम सभी लोगों को अपनी सरकार पे भरोसा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोर्ट्स होते हैं। अगर हमें अपनी सरकार पे भरोसा होता तो उसमें फिर अगर ये एक नेसेसिटी होती हमारे देश में कि अगर सरकार जो कहेगी आप उस पर सवाल ही नहीं कर सकते, तो हमारे देश में शायद सुप्रीम कोर्ट ही ना होता, हमारे देश में जुडिशरी ना होती। जुडिशरी को रखा ही गया इस वजह से है कि अगर कोई भी अल्ताफ ठाकुर जी,
देखिए इफरा जान भी पाकिस्तान की वकालत कर रही हैं, वो भी यही चाह रही कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। डिबेट अगर आप ऐसी देखिए बकवास करेंगे तो देखिए हुरेरा साहब को डिसाइड नहीं करता है किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। ये कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। नंबर दो फारूक अब्दुल्ला साहब का डोमेन नहीं है कि वो हमको कहे कि किसके साथ बातचीत करनी है। और नंबर 3 ब्लैकमेल या दबाव, ये उस पोजीशन में नहीं है कि ये आज की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल या दबाव करे। वो दिन चले गए हैं। फारूक अब्दुल्ला देश का गद्दार है, देश की एकता और देश की अखंडता पे सवाल उठाने वाला, जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूट कहने वाला, उस आतंकवादी को, वो आतंकवादी बन चुका है, वो पाकिस्तान का दहशतगर्द बन चुका है, पाकिस्तान का स्पोक्सपर्सन बन चुका है। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात याद रखें, जो आज के यूथ ने एक नया कंसेप्ट दिया है, जिस तरह से वोट करने निकला और रिकॉर्ड तोड़ा है, फारूक साहब को यह बात याद रहनी चाहिए कि अब यहाँ पाकिस्तानी सियासत चलने वाली नहीं है, पाकिस्तानी बाइकआउट चलने वाला नहीं। और इफराज जी को यह भी पता होना चाहिए कि कोर्ट डिसाइड नहीं करता है कि किसके साथ बात करनी है। मुसलमान, आप तो हर मुसलमान, तो अल्ताफ ठाकुर मुसलमान नहीं है, अल्ताफ ठाकुर मुसलमान नहीं है, इफरा जान अल्ताफ ठाकुर मुसलमान नहीं है। हमें इस्लाम मत दिखाओ। नहीं, ये मुसलमान है जिन्होंने कुरान शरीफ जलाए, ये मुसलमान है जिन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की दाढ़ी बनवाई, ये मुसलमान है जिन्होंने यहाँ के दरगाह जलाए, ये मुसलमान है। पहले ये अपने घर में देखे कौन सा मजहब है, पहले देखे कौन सा मजहब है। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, ये बताए ना कौन सा मुसलमान है। आप लोग किस मुंह से बीजेपी में बैठे वालों को दिखाते हैं। ठीक है, मैं अल्ताफ ठाकुर साहब, अल्ताफ ठाकुर जी आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ, अल्ताफ ठाकुर जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, इफरा जान मैं दोबारा से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, अल्ताफ ठाकुर जी, अल्ताफ ठाकुर जी, अल्ताफ ठाकुर जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ, इफरा जान मैं आ रहा हूँ। मैं जो शिकायत करता है, जिन्होंने शिकायत की है, इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है और फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को लेकर, उन्हें ये कदम क्यों उठाना पड़ा, शिकायत क्यों उठानी पड़ी, मैं उन्हीं से समझ लेता हूं। शिराज जी, आखिर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा क्यों खटखटाया, क्या वजह है, क्या चीज आपको बुरी लगी? देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमने उसका भरपूर इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जी। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गए, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। हम या तो अपनी जुडिशरी पे भरोसा रखते हैं, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पे भरोसा रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे हमें पूरा भरोसा है। इसलिए हमने ईसीआई में अपनी कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। तो मैं कहूंगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो है, ना तो इनको अपनी जुडिशरी पे भरोसा है, ना तो इनको सिक्योरिटी एजेंसीज पे भरोसा है, तो ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। तो अगर इनको भरोसा ही होता है, जो इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कई दहाइयों से, तो जो इनकी जान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन पे इनको भरोसा ही नहीं है, तो ये मामला ले जा रहे हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। रही बात पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान का कोई यहाँ रोल ही नहीं बनता। ये वही पाकिस्तान के साथ हम कैसे बातचीत कर सकते हैं? पाकिस्तान वही है जिनकी वजह से आज हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा और कई कब्रिस्तान इन्हीं की वजह से सजाए गए। हर गाँव में 200 कम से कम 50 लड़के दफन है। नौजवान पीढ़ी हमारी एक जनरेशन खत्म हो गई इन्हीं की वजह से, इन्हीं की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। और पाकिस्तान की ईमा पे जो सेपरेटिज्म यहाँ खत्म हुआ, हमारे आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेप उठाए, उन्होंने सेपरेटिज्म को यहाँ पे मुकम्मल कर दिया। और ये आज फारूक साहब आज इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं और उनके प्रॉक्सी की तरह यहाँ पे, हुर्रियत की तरह यहाँ पे सेपरेटिज्म को चलाना चाहते हैं, जो हम बिल्कुल ही यहाँ के नौजवान एलो नहीं करेंगे, जिसका हमने नॉर्थ कश्मीर में पोलिंग के जरिए से, वोट के जरिए से सारी दुनिया को दिखाया। सेंट्रल कश्मीर में एक भी वाका, पुरतशद्दुद वाका नहीं हुआ और नए केसेस आए जिन्होंने आप जवाब दे सकते हैं। शिराज हो गई, ठीक है, बात हो गई आपकी। देखिए, ये चुप करेंगे तभी मैं बोल सकती हूं आज की डेट में। और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी अगर उनके प्रॉक्सीज यहाँ काम कर रहे हैं।
तो वो खुद को देख ले और खुद का मुहासबा करे कि ठीक है, जो लोग हमें ठीक है शिराज, अब जवाब तो सुन लीजिए। जी जी, इफ्रा जान जवाब दे रहे हैं। एजेंसीज पे भी भरोसा नहीं है। ठीक है जी जी जी। पहली बात तो जिन जिन की बातें मैंने सुनी उनमें एक तजाद है। पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, पहले वो कहते हैं पाकिस्तान टेररिस्ट क्रिएट कर रहा है, उसके बाद 2 मिनट बाद उसी लेक्चर में कहते हैं कि यहाँ पे अब कोई टेररिज्म है ही नहीं। तो ये या तो पहली बात सही है या तो दूसरी बात सही है, लेकिन दोनों बातें साथ साथ बोलते हैं, समझ नहीं आता, खुद भी झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया को झूठ सुनाते हैं। दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला साहब ने किसी के सर पे बंदूक नहीं रखी कि पाकिस्तान के साथ बात करो। उन्होंने एक मशवरा दिया है। कश्मीर के नौजवान भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो। शिराज जैसे नौजवान नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो। थोड़ी रखने देंगे। फारूक साहब ने कभी किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रखी, बल्कि आपकी गलत पॉलिसी के जरिए से कश्मीरी नौजवानों के हाथ में बंदूक दी। ये वो वाला भारत नहीं, वो वाला भारत नहीं, वो हाथ काट देंगे, चीज के नाम काट देंगे वो हाथ जो हाथ बंदूक उठाएगा। वो वाला भारत नहीं है, दहशत गर्दों, अल्ताफ साहब मैं आ रहा हूँ। आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग, आतंकियों के स्पीकर। ठीक है इफ्रा जान, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। इतने भरोसा नहीं है, जिनको अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भरोसा नहीं है, उन पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि इतना भरोसा भी नहीं है कि उन्होंने यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं उठाया। जहां तक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लिखने की बात आती है, हमें पता है तुम कहाँ हो, 3 सीट पे लड़ने वाली पार्टी, हमें पता है कहाँ हो। बीजेपी आप लोगों को नहीं दिया गया। पाकिस्तानी दहशतगर्दी, चुप, पाकिस्तानी दहशतगर्दी थी, चुप। जबान का ख्याल रखिए, मनवाई आपने, और इस्लाम की बात कर रहे हो आप इस्लाम की बात कर रहे हो, आप इस्लाम की बात कर रहे हो, आप किस इस्लाम की बात कर रहे हो, आप इस्लाम की बात कर रहे हो। नहीं आप दाढ़ी जलाने वाले आप पाकिस्तान के आतंकवादी बैठे हो यहाँ, बीजेपी वालों से छोड़ेंगे आतंकवाद को, नहीं करेंगे आतंकवाद को। आतंकवादी के मददगार, आतंकवादी अल्ताफ साहब आखिरी इसी साल ठोकेंगे, आखिरी खेल इसी साल ठोकेंगे। चुप करो, नेशनल टीवी पे आतंकवादी की सपोर्ट दे रही हो, नेशनल टीवी में। और क्या इस्लाम, कौन सा आपका इस्लाम है? इस्लाम में जायज है आप चैनल पे आके चलाए, ये आपका इस्लाम है, इस इस्लाम की बात कर रहे हो? क्यों नहीं जायज है? आतंकवादी में क्या फिर क्यों नहीं जायज है? डिबेट के बाहर मत जाइए, नहीं अब आप डिबेट के बाहर मत जाइए। नहीं ठीक है, मैं देखिए अलाउ नहीं करूंगा। अल्ताफ साहब मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, बात हो गई। ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं तेजिंदर जी के पास जाऊंगा। ठीक है, बात हो गई। अल्ताफ जी बात हो गई, अल्ताफ ठाकुर जी बात हो गई। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है शिराज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से एक ही सवाल रहेगा। जब इन्हें अपने इन सिक्योरिटी एजेंसीज पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, तो ये इलेक्शन में कैसे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में? इन्हें चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला भी ले जाए और वहां कॉन्टेस्ट करके दिखाए। पाकिस्तान के सपोर्ट से वो शायद वहां इंटरनेशनल कम्युनिटी में जीत भी जाए। तो इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के सपोर्ट से इलेक्शन लड़े, न कि हमारी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इलेक्शन ये कैसे लड़ सकते हैं। मेरा इनसे ये सवाल है, क्योंकि ये बार बार जब इन्होंने ये कहा कि खून खराबा बढ़ेगा, इससे कत्लो गारत और भी बढ़ेगी पाकिस्तान के। ठीक है शिराज जवाब दे सुन लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लैकमेल कर रही है। आपका सवाल हो गया। इफ्रा जान, देखिए कश्मीर के जो इस तरह के युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनमें भी अब इस तरह की बयानबाजी को लेकर एक नाराजगी है। ये भी आप लोग को समझना चाहिए कि अब पाकिस्तान अब ये रटने से काम नहीं चलेगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जब मैंने यहाँ बात की, किसी इंसान ने आतंकवादी चिल्लाया, मैं उस इंसान को बोलना चाहती हूँ कि मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी से फ्रॉड के केस में बाहर नहीं निकाला गया था, वहां से बाहर नहीं निकाला गया था। तो आतंकवादी कौन है और फ्रॉड कौन है, ये वो
भी आपके फारूक अब्दुल्ला ने किया था, जाती है। वो आपकी जहां तक गुस्ताखी परेशान हो जाएंगे, सबको बोलेंगे मैं अलाउ नहीं करूंगा। अरे सर, मैंने तो आपको अल्ताफ कुछ बोला ठाकुर ही जी, नहीं। इफ्राजान, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, इस तरह से मैंने नहीं। अपनी बात की, मैंने तो आपको कुछ ठीक कहा है, ही ठीक है नहीं। इफ्राजान, आप कंटिन्यू मैंने तो कीजिए, आपको पर्सनल कुछ उसमें मत कहा जाइए। ही जी जी। मैंने अपनी बात की। मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं। आतंकवादी नहीं बख्शेंगे हम मैंने तो आतंकवादी आपको को। कुछ बोला ही नहीं। ये क्यों अल्ताफ परेशान ठाकुर हो जी, गए? अल्ताफ नहीं ठाकुर जी, बख्शने वाले अल्ताफ हमारे ठाकुर बात जी, को। नेशनल चैनल पर आप बैठे हुए हैं, नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इफ्राजान जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। मैंने तो किसी का पर्सनल नाम ही उसमें मत नहीं लिया जाइए, था। डिबेट पर आ किनको जाइए, निकाला डिबेट पर आ जाइए। यूनिवर्सिटी से। नहीं, चलिए, डिबेट पर आ अब बात जाइए। आती जो है शिराज कि- ने सवाल किया है कि अपनी जी। एजेंसी पर ही भरोसा डॉक्टर ठीक है। फारूक अब्दुल्ला साहब को नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, इंटरनेशनल इंक्वायरी कराना चाह रहे पाकिस्तान की मदद से, इसका जवाब चाहिए। जी, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। पहली बात तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान की मदद से कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें अब आप कहते हैं कि यहाँ की जुडिशरी पे भरोसा नहीं है। जब आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का साबरीमाला का जजमेंट आया था, उस साबरीमाला जजमेंट के खिलाफ तो बीजेपी ने नारेबाजी की थी और बीजेपी तो केरला में सड़कों पे निकली थी। अगर बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की किसी जजमेंट से उनको इनकार है और वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो देशभक्त होते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि उनको 370 का वर्डिक्ट जो है वो मंजूर नहीं है, हम टेररिस्ट बन जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि आपके पास, आप हमको बोल ही दीजिए हम टेररिस्ट है, हम वही कहें जो बीजेपी करती है, हम टेररिस्ट बन जाते हैं। और एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, आपको शायद आप में से कोई नहीं है जिनका कोई फैमिली मेंबर टेररिज्म में मरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसके 7,000 कारकुन, 7,000 वर्कर जो है वो इसी तशद्दुद का शिकार हुए हैं। इनको बड़ी हंसी आ रही है कि हमारे 7,000 वर्कर मरे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनके घर वाले देख रहे होंगे। अल्ताफ ठाकुर जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपका जी। अल्ताफ ठाकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। देखिए, प्रोटेस्ट करना एक बात है, लेकिन आप कलम से, जबान से, गन से, किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मदद करे तो आप आतंकवादी श्रेणी में आते हैं। पाकिस्तान की मदद करने और पाकिस्तान के साथ वकालत करने, इफ्राजान के साथ कि कैसे मदद की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की? यहाँ हमारे जवानों को मरवाता है। 2 दिन पहले हमारा जवान मरा है, 2 दिन पहले हमारा सरपंच मरा है। जो भी पाकिस्तान की वकालत करेगा, जो भी पाकिस्तान को मदद करेगा, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों की बरे रास्त मदद कर रहा है। भाई, कैसे मदद की हमने उनकी, मुझे बता दीजिए प्लीज। कैसे मदद की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनकी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत किस पाकिस्तान के साथ? जिस पाकिस्तान ने 2 दिन पहले, जिस पाकिस्तान ने 2 दिन पहले उसके आतंकवादियों ने हमारे एक जवान को शहीद मारा, उसके बाद उसके साथ बातचीत। आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। जम्मू कश्मीर पुलिस के रोड पे आप उंगली उठा रहे हो, आप आर्मी पे उंगली उठा रहे हो। जिस आर्मी ने आतंकवाद, जो आर्मी आपको सेफ गार्ड करती है, जो पुलिस आपको सेफ गार्ड करती है, उन एजेंसियों पे, जो देश की एजेंसियां हैं, उन पे आप उंगली उठा रहे हो। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम भारत में घुसने देंगे, ऐसा नहीं है। ये वो वाला भारत नहीं है। यहां हम किसी को घुसने नहीं देंगे। यहां जो इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारी पुलिस इतनी क्षमता रखती है कि वो उन आतंकवादियों को पकड़ के उनको कटघरे में खड़ा कर सकती है। हमारी आर्मी वो क्षमता रख सकती है जो उन आतंकवादियों को मिटाकर उनको अंजाम तक पहुंचाएगी। चलिए, ठीक है। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आऊंगा। सोढ़ी जी, जिस तरह से एक नहीं बल्कि 2 शिकायतें हुई हैं इस तरह की बयानबाजी को लेकर, अब ये शिकायतें ही सिर्फ इसे शिकायत तक ना समझा जाए, बल्कि लोगों में एक जागरूकता आ रही है, एक बदलाव अब देखने को मिल रहा है। शिराज जो एक कश्मीरी युवा हैं, अब इनके अंदर एक तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है कश्मीरी युवाओं में भी। तो इसे सिर्फ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसे सिर्फ शिकायत तक ना समझा जाए, बल्कि ये एक बड़ा बदलाव भी है कश्मीरी युवाओं में, कश्मीरी नौजवानों में।
देखिए हुरैरा, एक चीज मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, जब कोई देश की सरकार कोई डिसीजन लेती है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन नहीं होता, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, लोगों द्वारा इलेक्टेड होती है, वो देश का डिसीजन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टेटेड पोजीशन है पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान में जब तक टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों को ट्रेनिंग करके भारत में भेजता रहेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई डायलॉग जो है वो नहीं होगा। दिस इज द स्टेटेड पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे आप ये ना कहें कि ये बीजेपी की पोजीशन है या कांग्रेस की पोजीशन या किसी ए या बी पार्टी की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोगों द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका डिसीजन है। और जब हम बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ, अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी रेफरेंस दिया जा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए, वहां पर लाहौर में बस लेकर, लेकिन उस बस को ले जाने के बाद क्या हुआ, उसके बाद कारगिल हुआ। इनफैक्ट अभी जो दस्तावेज सामने आया उन्होंने ये बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पीस की बस को ले जा रहे थे तभी परवेज मुशर्रफ जो हैं कारगिल की प्लानिंग कर रहे थे। तो आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, उसके प्रेसिडेंट हैं। आपकी जो स्टेटमेंट है उसका एक वजन होता है। जब यहां पर यह बताया जा रहा है कि फारूकुल्लाह ने किसी के सिर पे बंदूक नहीं रखी, तो क्या इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फारूकुल्लाह की स्टेटमेंट को इतनी लाइटली ले रही है कि बोल दिया, क्या उसका क्या असर होगा? नहीं, फारूकुल्लाह के इंपॉर्टेंट फिगर हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कई बार मेंबर पार्लियामेंट हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनकी स्टेटमेंट का एक असर होता है। लेकिन उस स्टेटमेंट का जो असर होता है वो नेगेटिव ही हर बार क्यों होता है? देखिए, फारूकुल्लाह साहब एक काफी सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन फारूक साहब के बारे में एक चीज बहुत आम है कि वो दिल्ली में एक बात बोलते हैं, जम्मू में उनकी एक स्टेटमेंट अलग होती है, कश्मीर में स्टेटमेंट अलग होती है, लेकिन उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? उसका खामियाजा जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को भुगतना पड़ता है। अगर आज भी आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे सपने दिखाएंगे कि अगर यहां पर कोई किलिंग होगी तो उसका जो इंटरनेशनल एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है, जिसे लेकर फारूक साहब को, क्योंकि काफी सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको रुकना चाहिए। हां, अगर आज फारूक साहब ये कहते हैं जो सरपंच बीजेपी का मारा गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, एक निहत्थे इंसान का कत्ल किया है आतंकवादियों ने, फारूक साहब वो सीधा ब्लेम आतंकवादियों पे रखते, क्योंकि बिल्कुल इफ्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सफर किया है, लेकिन क्या फारूक साहब उन आतंकवादियों को आज ब्लेम नहीं कर सकते थे जिन्होंने एक निहत्थे नागरिक, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, एक निहत्थे नागरिक का मर्डर किया है, उन्हें मारा है। उससे कुछ दिन पहले जो राजस्थान के टूरिस्ट थे उन पर अटैक हुआ। तो इस वक्त इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आप चाहे ग्रीन कलर की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, सैफरन कलर की या रेड कलर की, इस वक्त आपको सपोर्ट करना है जम्मू कश्मीर के लोगों को। तकरीर कर रहे हैं। जी आप ठीक है इफ्रा, जल्दी से एक लास्ट कमेंट। जी इफ्रा जी बताएं। पहली बात तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त पाकिस्तान की तरफ से लोग मरते थे तो वो इसलिए होता था क्योंकि 370 था और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की कमजोरी होती थी। लेकिन आज जब लोग टेररिज्म से मरते हैं तो बीजेपी की कोई गलती नहीं है, 370 गया तो गया। इफ्रा जी फारूक, अगर आप जम्मू कश्मीर का इतिहास देख लीजिए, नहीं एक सेकंड, आपने टोका था, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आप फारूक साहब की हिस्ट्री देख लीजिए। जब जम्मू कश्मीर में टेररिज्म स्टार्ट हुआ था तो वो लंदन भाग गए थे कश्मीर को जलते हुए छोड़ के। तो सुन लीजिए हमारी बात प्लीज। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त हमारे यहाँ लोग शहीद होते थे तो इस वजह से होते थे क्योंकि सरकार निकम्मी थी, और इस वजह से होते थे क्योंकि 370 था। आज इन्होंने कहा कि 370 हटा दो, स्टेट को यूटी बना दो, यूटी बना के 6 साल इलेक्शन मत कराओ क्योंकि इसी से टेररिज्म खत्म हो जाएगा। आज इतना करने के बाद जब सवाल उठता है कि टेररिज्म क्यों है और लोग क्यों मर रहे हैं आज, लेकिन बीजेपी की सरकार पे बिल्कुल सवाल ना करो। आज कहो सिर्फ पाकिस्तान
पाकिस्तान। जब हमारे वक्त 370 था, हमारे वक्त हमारी सरकारों की नाकामियां थी, आज आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती है कि बीजेपी की सरकार की नाकामी है? शर्म तो इस बात से आती है मुझे कि जब भी इस तरह का कोई वाकया आता है, सुबह फारूक अब्दुल्ला साहब 88 इयर्स ओल्ड हैं, वो सुबह 6 बजे उठ के उस घर में जाते हैं। इफरा जी देखिए, डिबेट तो इस बात का है ही नहीं। डिबेट तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो पाकिस्तान की वकालत की और जो इंटरनेशनल इंक्वायरी की वकालत की, उस पर चर्चा हो रही है। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये बयान सही नहीं दिया है या इस बयान का जवाब नहीं बनता है। उन्हें अपने मुल्क की अदालत पर भरोसा है, आपने ये एक बार नहीं कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो इंटरनेशनल इंक्वायरी की बात कही है, आपने एक सेकंड जी उबो हुरैरा साहब सुन लीजिए, हमारे इसी मुल्क की पहले बात, हमें अपने मुल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस देश की सरकार से प्रॉब्लम है। इन दो चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। इसी सरकार ने हमें कहा था, पार्लियामेंट में बैठ के आश्वासन दिया था कि बस 2 महीने रुको, आप सभी लोगों के जो जमीनी हक है वो लिए जाएंगे, आपके कानूनी हक लिए जाएंगे, आपकी अपनी असेंबली बनाने का हक लिया जाएगा। जो बदलाव इफरा जान कश्मीर में जो पिछले 2019 के बाद से जो पत्थरबाजी बंद हो गई, उसका जिक्र आप नहीं करेंगी। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, अब स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, आप उसका जिक्र नहीं करेंगी। आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। जो बदलाव कश्मीर में हुआ है, G20 की मीटिंग हुई, आप उसका जिक्र नहीं करेंगी। लाल चौक में आज लाल चौक में और श्रीनगर में पूरी तरह से बदलाव हो गया, उसकी बात आप नहीं करेंगे। आज वहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनावी सभाएं हो रही लाल चौक में, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था, उस बदलाव की आप यहां पर बात नहीं करेंगी। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को मेरे सवालों का जवाब दे देने दीजिए, आप तो एंकर हैं, थोड़ी तो मैं ये कह रहा हूं, देखिए पार्टी लेवल से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर जो बदलाव है, वो बदलाव नजर क्यों नहीं आ रहा है? अल्ताफ ठाकुर जी, आपने तो जर्नलिज्म को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पहले मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप कहते हैं कि आपको अपने देश की सरकार पे भरोसा नहीं है। मेरा बस एक सवाल है, इसी देश की सरकार ने, इसी देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में हमें आज से पहले 5 साल कहा हम 370 हटाएंगे, 2 महीने में सारा टेररिज्म कंप्लीट खत्म हो जाएगा, हम आपके जमीनी हकूक लेंगे, यूटी बनाएंगे, आप लोगों को, आपको स्टेटहुड वापस देंगे। ठीक है फराजान, आपके कई सवाल हैं, अल्ताफ ठाकुर जी इस पर जवाब देंगे। शिराज भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, चर्चा जारी रहेगी, बहुत छोटा सा ब्रेक। तो आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने इस पूरे इशू को समझने की कोशिश की है और ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है। क्या सिर्फ चुनाव को देखते हुए वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है? क्योंकि चुनाव के वक्त जब चुनाव आते हैं तब इस तरह की बयानबाजी और पाकिस्तान की एंट्री जरूर उसमें होती है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दिया था पाकिस्तान को लेकर, इंटरनेशनल इंक्वायरी को लेकर, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया गया। इसी पर हम आज JKLH प्राइम टाइम में चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ ब्रेक से पहले से ही जुड़े हुए हैं। मैं शिराज, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कई सवाल ब्रेक पर जाने से पहले इफरा जान ने उठाए हैं। अल्ताफ ठाकुर साहब उनके जवाब देंगे। देखिए हुरैरा साहब, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने 370 को दफना दिया, और कहानियों में भी अब उसका नाम निशान नहीं है। कहानियों में भी पता नहीं है 370 का। नहीं, इफरा जान ने मिलिटेंसी पर सवाल उठाया कि जब पहले मिलिटेंसी होती थी तो चिल्लाया जाता था, लेकिन अब मिलिटेंसी हो रही है। एक सरपंच को मारा गया और इससे पहले कई वाकये हुए। अब मिलिटेंसी तो जम्मू तक भी आ गई है, फिर इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? 370 दफनाने के बाद कश्मीर में 365 दिन के 365 दिन यहां के मार्केट, यहां के बाजार खुले रहते हैं। कहां गई आपकी पत्थरबाजी? कहां गए वो हड़ताल? कहां गए वो कैलेंडर? कहां गई वो बम, गोलियां, धमाके? और कहां गया वो बाइकाट की कॉल और सारा श्रीनगर बंद? और आज देखिए हमने क्या तब्दील किया। आज श्रीनगर में 40%
और बारामूला में 60% वोट होती है, ये हमने चेंज कर दिया। ये कंसेप्ट हमने यूथ को दिया, जिन्होंने बुलेट को ना करके आज बुलेट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये कंसेप्ट हमने दिया। और अब दहशतगर्द कायरू की तरह आके चुप के कहीं एक इंसिडेंट करते, उसका मतलब नहीं है कि दहशतगर्दी वापस आई और दहशतगर्दी को हम फिर यहां पनपने देंगे। एक पर्टिकुलर एरिया राजौरी पुंछ जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिला हुआ है, चुप के आते हैं और हम वादा करते ठाकुर हैं। जी, आप अल्ताफ ठाकुर जी, सरकार तो ये कहती थी कि 370 खत्म होगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 370 खत्म होगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 370 खत्म हुए 4 साल हो गए, आतंकवाद आज भी है, कम हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, इसका दावा नहीं कर सकते आप। हुरेरा साहब कहां आतंकवाद देखते हैं आप? आपके कश्मीर में 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट आते हैं, क्या वो वहां आते हैं जहां आतंकवाद होता है? आपके कश्मीर में G20 समिट होती है, क्या ये वहां होगी जहां आतंकवाद है? आपके कश्मीर में सिनेमाघर खुलते हैं, आपके कश्मीर में रात के 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहती है, क्या वहां आतंकवाद है? आपके लाल चौक घंटाघर में 34 साल के बाद पॉलिटिकल रैलियां होती है, आपके डाउनटाउन एरिया में पॉलिटिकल रैलीज होती है, आपके श्रीनगर में शोभा यात्रा निकलती है, कहां है आतंकवाद? अब इक्का दुक्का कोई बचा है तो उसको भी ढूंढ के हम उसी अंजाम तक पहुंचाया जिस तरह से हमने आतंकवाद को इस अंजाम तक यहां पहुंचाया। देखिए, आप कहते हैं कि क्या आतंकवाद कहाँ है, आतंकवाद कहाँ है। अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि हमारे सरपंच को मारा गया और आप लोग पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। पहले अभी 2 मिनट पहले बौखलाए हुए थे, अभी कहते हैं सब ठीक है। इंसान को समझ नहीं आता क्या सब ठीक है या सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक है तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? अगर सब ठीक है तो स्टेटहुड वापस रिटर्न अभी तक क्यों नहीं हुआ है? अभी आप इनसे सवाल कहेंगे कि आगे करेंगे, देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बीजेपी कर रही है। इनका कोई आपको कंक्रीट जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप इनको कहेंगे कि अगर आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, अच्छी बात है, तो आप बताइए कि हमारे जम्मू और कश्मीर में इतनी ज्यादा सेना क्यों है? सेना को वापस कब भेजा जाएगा, आर्म फोर्सेस को? इनके जब कंक्रीट स्टेप्स लेने की बात होती है, ये कोई भी कंक्रीट स्टेप लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, सब कुछ छोड़ दीजिए, पाकिस्तान सुधर जाएगा तो ये चीजें भी सुधरेंगी, इनमें भी सुधार होगा। इफ्रा, आप क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा पड़ोसी कितना नालायक है? हमारा जो पड़ोसी है कितना नालायक है? 370 के पीछे क्यों पड़ गए थे? जब पाकिस्तान ही था तो 370 के पीछे क्यों पड़ गए थे? फिर आप लोग यही कहना था कि पाकिस्तान जब तक है तब तक रहेगा, यही तब बोलना था। तब तो बोला कि 370 है, उसकी वजह से है, इसको हटाएंगे, यूटी बनाएंगे। मेरा बस अब एक मुख्तसर सवाल है, मुझे अगर इसका जवाब मिल जाए तो ठीक है, हम हो जाएंगे। आप कहते हैं कि सब शांत हो गया है, एवरीथिंग इज ओके, तो कम से कम हमको बताइए कि टाइमलाइन क्या है। वादा नहीं चाहिए, आश्वासन आपका नहीं चाहिए, टाइमलाइन चाहिए, डेट चाहिए। हमको बताइए किस डेट पे आप जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड वापस रिटर्न करेंगे। ये तो बार-बार है ना, ये तो बार-बार प्रधानमंत्री ने भी कहा, होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि बहुत जल्दी जो है इन चीजों को लाया जाएगा जब हालात बेहतर होंगे। मैंने तो डेट नहीं सुनी। अल्ताफ ठाकुर जी देखिए, तारीख जानना चाह रही है इफ्रा जान, तारीख जानना चाह रही है। हम देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सपा हटाने का भी वक्त आ गया है, आर्मी फोर्सेस को बैरक्स में वापस जाने का भी वक्त आ गया है। और उन्होंने कहा है कि ऑन द फ्लोर उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। लेकिन हम जो बात करेंगे, हम लोगों के साथ बात करेंगे, हम लोगों के साथ बात करेंगे। हम पाकिस्तान की वकालत करने वाले लोगों के साथ बात किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। हमें बात करनी है, यहाँ के लोगों के साथ बात करनी है, और हमें पाकिस्तान की वकालत और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोगों के साथ बात नहीं करनी है। और प्रधानमंत्री जी का आश्वासन, होम मिनिस्टर का आश्वासन, ये पत्थर की लकीर है, ये मोदी जी के वर्ड से, ये अमित शाह जी के वर्ड से, ये पत्थर की लकीर है। कश्मीर से अफसफा भी हटेगा, कश्मीर से आर्मी भी कम होगी, लेकिन जब पाकिस्तान घुसपैठिया भेजना बंद करेंगे
और पाकिस्तान के सपोर्टर जो कश्मीर में रह रहे हैं वो सुधरे, तब हम यहाँ अब सभा भी हटाएंगे और हम सेना को भी कम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले जब तक कश्मीर में है तब तक जम्मू कश्मीर में आर्मी भी रहेगी। शिराज आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से आप मुझे फिर जी वाइंड अप करना है। जी ठीक है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड कब देंगे? आप तो कहते हैं सब ठीक है। इफराजान, हालात, सरकार बार बार कह रही कि हालात बेहतर होंगे तो सारी चीजें कश्मीरियों को दी जाएंगी, कश्मीरियों को महरूम नहीं रखा जाएगा, स्टेटहुड भी मिलेगा, उनको असेंबली भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। और अभी इफराजान इसी डिबेट में आप कह रही थी कि कश्मीर के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि 7,000 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो शहीद हुए, वो मारे गए। तो हालात बहुत ज्यादा, कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। कश्मीर कहां से निकलकर अब कहां पर पहुंच रहा है। अब ये तमाम चीजें समझिए, ये तमाम चीजें समझने की है। शिराज जल्दी से। जी अबू हुरैरा साहब, एक बात तो समझनी पड़ेगी सारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और सारी दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे जो टेररिज्म या उग्रवाद जो चलता था ये 30 सालों से चल रहा है जी। और इसको खत्म करने में 3 मिनट का काम तो ये है नहीं। 3 सालों में तो मुकम्मल तौर खत्म तो होगा ही नहीं, इसमें टाइम लगता है। लेकिन आपको इस बात को भी एंडोर्स करना पड़ेगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, उनका मेन रोल बनता है और कश्मीरी नौजवानों का मेन रोल बनता है जिन्होंने सपोर्ट किया इस पीस प्रोसेस को। और आज आप देख रहे हैं 95%, मैं कहूंगा कि 95% यहाँ पे अमन शांति है। छुटपुट घटनाएं कहीं कहीं होती है, वो तो बाकी राज्यों में भी होती है, तो इसको उतना बढ़ावा देना। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी जो भी है, हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैप्स की थी, उनका ढांचा मुकम्मल तौर से तबाह हो चुका है 2019 के बाद से। लेकिन कुछ तंजीमें आज भी है, जैसे फारूक साहब की बात करें, ये पाकिस्तान का एजेंडा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी भी किलिंग को ले जाना, तो ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं यहाँ, जिसको हम कतई तौर पे यहाँ के नौजवान सिरे से ही कंडेम करते हैं और इस चीज को हम चलने नहीं देंगे। ये भी कश्मीर के लिए एक बदलाव है कि कश्मीर के अभी युवा जो है वो इस तरह की बातों को और इस तरह की बयानबाजी को समझने लगे। बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिराज जमान लोन साहब, इफरा जान जी और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, अल्ताफ ठाकुर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।